चलो देखो कौन सा है इसका क्वेश्चन अपने पास। एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 7 0 0 0 7 0। ठीक है, तो 2025 में जो क्वेश्चन आ रहा है सीबीएसई में वो क्वेश्चन है सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, 7 0 0 0 7 0 x 0 y है, ठीक है, और ये ना एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये गिवन है, स्केलर मैट्रिक्स है। और आपने पता क्या करना है, इसको पता करना अपने y की पावर x पता करना कितना है, ठीक है। ये 2025 में अभी आया ना, पेपर हुआ था सीबीएसई का, उसमें था एक सेट के अंदर। देखो सिंपल समझा, देखो सबसे पहले आपको इतना पता स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ना स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके डायरेक्ट एलिमेंट सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 7 7 7 तो y तो क्या बन गया 7, ठीक है। और क्या होता है इसकी पहचान के, स्केलर मैट्रिक्स का नॉन डायरेक्ट एलिमेंट 0 होते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, x जब 0 हो गया तो क्या आंसर बनेगा, एमसीक्यू था ये। हां जी, अरे यार एक नंबर का 5 नंबर वाला अच्छा आगे दे वाला है, जी यार नहीं सीबीएसई के बता रहे हैं, ये तो बाद में करेंगे तो, ठीक है। समझ आ गई ना क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन ही आएगा वजह से क्या थे। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन था इसका, एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन देखो करके यदि कर पाओ तो 1 0 -3 -2 4 2 -1 -1 1 है, ठीक है। और बी जो मैट्रिक्स दे रखा है वो मेरे पास दे रखा है -2, स्टेटमेंट इतनी ज्यादा बड़ी है लेकिन सम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी है मुश्किल लग रही है मेरे को। एक भी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स दे रखा है 9 8 और 7 है, ये है अपने पास। बताना क्या है, इसे बताना है कि अपने पास ऑप्शन है कि कौन सा मैट्रिक्स डिफाइंड है, ठीक है, कौन सा डिफाइंड है, ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन हिसाब से आपने बताना है। ए ऑप्शन है ए बी मैट्रिक्स, ठीक है, बी ऑप्शन है ए सी मैट्रिक्स डिफाइंड है, सी ऑप्शन है कि बी और सी डिफाइंड है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ, ठीक है, सभी डिफाइंड है। अब बात आती है कि डिफाइंड क्या होता है, डिफाइंड कल कराया था मैंने कि जब मैट्रिक्स मल्टीपल जब होती है जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और दूसरे की रो जब इक्वल होती है, तो बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है, यही लगेगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अदर मैट्रिक्स, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स होता है और ये ए मैट्रिक्स। अब पहला ऑप्शन देखो जी आप, ए और बी, ठीक है। अब ए में देखो रो कितनी आ रही है 3, कॉलम कितने हैं 3। अब बी को देखो रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1। अब लगाओ प्रॉपर्टी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं इसके, देखो 3, उसकी रो कितनी है, दोनों डिवाइड हो गए इसके, तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब एसी करके देखो आप, हाँ जी, एसी में सी में देखो क्या है, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3 है। अब देखो यहाँ से आप कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 1, तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। सर पहले कॉलम देखना है, पहले कॉलम देखना, पहले का दूसरे का रो देखना है, दोनों सेम मिल गए तो मल्टीप्लिकेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गई ना क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चन बनाए थे जीपीएससी इस बार, 2 क्वेश्चन तो ये होंगे, बाकी और कराता हूँ मैं। तो पहले हम क्या करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर ले करेंगे, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, फिर थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले करेंगे, उसके बाद पीवाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2025 में 24 में 23 में सैंपल पेपर जो आए थे, सर बीसी वाला भी तो होगा। हाँ बीसी वाला भी देखते हैं, अब करेंगे मैंने बीसी का। हाँ जी देखो यार, इसमें फिर मैंने गलत लिख दिया ऑप्शन, इसमें देखो 3 रो 1 कॉलम, इसके अंदर 1 रो 3 कॉलम, हाँ ये भी डिफाइंड है, ठीक है। तो वहां पर यहाँ पर ऑल नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर 2 ऑप्शन सही है, ए बी एंड बी सी, एसी नहीं है, क्योंकि देखो ना ए और सी में फर्क है ना, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, उसमें थोड़ा देख लेना, थोड़ा मैं दोबारा करा दूंगा आपको, बेटा पता लग गया, वो वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में, ये खुद करके देखना हो जरा भी। इसमें अपने पास तो क्या दे रखा है, ध्यान दो यार कि दो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, x प्लस वाई है और ये 3x है, और इधर अपने पास है 3y, और यहाँ पे है x प्लस 3 है, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसके मैट्रिक्स इक्वल है, ये 9 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई है, और यहाँ पे है x प्लस 6 वाई। ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। आपने पता करना है x माइनस वाई कितना है। तो ये भी सब 2025 में था, ये तीसरे सेट के अंदर x माइनस वाई, x माइनस x, हाँ ये पता करना आपने कितनी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, पता ही है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं x y निकालना है, वहां पे पुट करते हैं। x plus 3 equals to y, y minus, अरे तो x पहले minus वैल्यू equals to minus 3, 2 3 x है 3 minus 3 देखो तो सिंपल करके लास्ट में तो इक्वल होंगे ना, तो x plus 3 equals to y, y 6 आ गया। ठीक है, सिंपल ना समझ लगे ना, कुछ भी नहीं करना आपने। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल है, सेकंड है ये सेकंड के इक्वल है, ठीक है ना। यहां से देखो सेकंड करके देखो आप, 3y इक्वल टू 4x प्लस y आ गया, ठीक है, सर इतना करके ये जो स्टेज है, ठीक है। अरे तो वहां से सर आ गया, सर समझ आ गया। x समझ आ गया ना? equals to y कर दी होगी ना, बस दोनों इक्वल कर देना आपने। माइनस कर देना है। और भी नहीं समझ लगे ना, ये देखो यार, इसको ऐसे कर लो, अच्छा 3 इसको देखो कहां से कितना इसका आया, दो आ गया, ये वाले मैट्रिक्स वाले मैट्रिक्स माइनस करना है। पता लग गया ना। बस ठीक है, तो नहीं तो बिल्कुल ऐसे सब नहीं आएगा बिल्कुल क्लियर वाला कि आपने सिर्फ x y निकालो, फिर फिर पूछेगा। ये तो बड़ा आ गया सर। चलो बस वीडियो आवाज बंद कर दो, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। ये 2025 का क्वेश्चन था, सीबीएसई में डाला था, एनसीईआरटी सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन अलग से डाला था। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको, बुक में होएगा। पता लग गया ना कैसे करना, दोनों को इक्वल करके और डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। दिखा ना बुक एनसीईआरटी, एक मिनट जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सर सीबीएसई में बस ये तीन क्वेश्चन आए थे चैप्टर में। नहीं और कुछ है ना, जितना मैं कराया उतना डालूंगा। अच्छा सेट वगैरह नहीं हाँ। देखो जी, अपने पास ए और बी दो पर्सन है जी, एक ए पर्सन है एक बी पर्सन है। ए के पास देखो जी दो पेन है, दो पेन है, और 5 बुक है, 5 बुक्स है, 2 पेन है ए पर्सन के पास। बी पर्सन के पास अपने पास 8 पेन है और 10 बुक है, ठीक है, 10 बुक्स है। ये गिवन है अपने पास स्टेटमेंट। उसके बाद जो प्राइस है ना 1 पेन का, प्राइस ऑफ 1 पेन, ठीक है, जो 1 पेन का प्राइस है वो दे रखा है आपके पास ₹5 पेन का, ठीक है ना। और जो प्राइस है अपने पास बुक का वो गिवन है, ठीक है, वो गिवन है अपने पास ₹50 ईच है, ठीक है। यानी हर एक पेन का प्राइस ₹5 है और हर एक बुक का प्राइस कितना है 50। वैसे सॉल्व नहीं करो, देखो आप बगैर मैट्रिक्स के वैसे सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल ही है, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। आप देखो पेन कितना टोटल खर्चा बना, पेन कितने ₹5 का, इसको मल्टी 5 से करो, ए का बुक कितने की है 50 की है, तो मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। देखो ना सिंपल कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, लेकिन ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसको आपने मैट्रिक्स मेथड से करना है। ऐसे करो ना सिंपल वे से। यस सर। चलो लेकिन करना इसको कौन से है, मैट्रिक्स मेथड से। वो कैसे सॉल्व करते हैं देखो यार, इसको मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेन कितना यहाँ पे लिख देते हैं, ये अपने पास ए और बी है, इसको लिख देते हैं 2 पेन है और 5 क्या है बुक्स है, ठीक है। और इसको सामने डिनोट कर देते हैं, ये पेन का, और इसको ए ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं बी। ऐसे ही करेंगे ना, ए और बी नीचे लिख देते हैं थोड़ा, 2 5 ठीक है ना। 1 मिनट के बाद में कर देते हैं। देखो यार ये लिख दिया अपने 2 5, अगला लिखो यार 8 पेन है 8 10, ठीक है, और 10 क्या बन गया इसके, सर वो पेन ऊपर को नहीं आएगा, हाँ नीचे को जी लिखेंगे। हाँ जी। देखो ये है 2 पेन 5 बुक्स, ठीक है। पेन अपने ऊपर लिख दिए, यहाँ पे नीचे लिख दीजिए पहले, ये पेन हो गए,
ठीक है, और ये क्या हो गए, बुक्स होगी, और ये ए है और ये क्या है, बी है। करना इसको कौन से मेथड से है, मैट्रिक्स मेथड से मल्टीप्लाई करना। अब देखो कभी मल्टीप्लाई हो, अब आप कुछ बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आपने प्राइस दे रखा है 5 और 50, अब 5 50 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 और 50 लिखा है, कोई इसको देखो कोई वैल्यू बनेगी इसकी, देखना जरा। यदि इसको मैं ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, पहले कितना है ये वाली। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो रहा मल्टीप्लाई, नहीं नहीं शुरू हो रहा है, नहीं देखो हो रहा, नहीं हो रहा था। ये देखो 2 रो है 2 कॉलम, 1 रो 2, तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, तो करें कैसे इसको। तो कभी याद कर लो, कभी भी आपके पास बुक के अंदर कॉस्ट प्राइस आ जाए, ठीक है, ये सारे केस स्टडी में कॉस्ट प्राइस आ जाए, सेलिंग प्राइस आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा जो प्राइस को कॉलम में लिखना है। तो केस स्टडी का कोई सम सॉल्व नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं 5 नंबर में, तो बच्चे ऐसा गलती करते हैं। गलती क्या है, वो सेलिंग प्राइस को उसमें लिख देते हैं, रो में नहीं लिखना, कॉलम में लिखना, फिर सही होएगा आपका। अब देखो यार, अब देखते हैं कैसे। अब देखो ये अपने पास लेट कर लेते हैं, ये अपने पास एक सी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास एक डी मैट्रिक्स है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है सी इंटू डी के साथ, ठीक है। अब तो देख लेते हैं, देखो 2 5 8 10 5 और 50। अब देखो मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं, देखो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना बनेगा, कितना आ गया, नेक्स्ट कितना आ गया 500। आप देख लो अपना आंसर, तो ऐसे करना तो। तो जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आता है, कॉस्ट प्राइस आ जाए, सेलिंग प्राइस आ जाए, या रेवेन्यू आ जाए, ऐसे भी दे सकता है, रेवेन्यू कितना बना उसका, कितना प्रॉफिट बना, ठीक है, तो इन सभी को अपने कॉलम में, प्रॉफिट भी आ जाए, लॉस आ जाए, ठीक है, प्रॉफिट आ जाए, लॉस आ जाए, ये सभी अपने पास लिखना है, इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है जी, बस ये याद कर लो। ये याद हो गया तो कोई स्टडी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, यहाँ पे गलती पेन तो फिर भी ठीक कर लोगे, आप यहाँ से पेन बुक तो इजी हो जाता है, ठीक। तो इन सभी को अपने कॉलम मैट्रिक्स में लिखना होता है, ठीक है। ए और बी दो मैट्रिक्स बना लिए हमने, ठीक है। ये पेन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये बुक्स हो रहे हैं, ये पहला मैट्रिक्स हो रहा है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। ये गलत ले रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा ही हमें क्या कॉलम में देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एक और केस स्टडी का। तो मैं थोड़ा सा सिंपल में लिख दूं केस स्टडी, ठीक है, वो खुद करके देखना। देखो अपने पास क्या है, एक अपने पास क्या है, ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपीज है, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए है। उसने क्या करा, इसको दो टाइप के बॉन्ड में लगा दिया, ए और बी पर टाइप के बॉन्ड में इसने इन्वेस्टमेंट करी जी, ठीक है, ए बी में इन्वेस्टमेंट करी 30,000 रुपए। उसके बाद उसने क्या करा, फर्स्ट बॉन्ड से इसको जो मिला ना इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट बॉन्ड से वो जो इसको इंटरेस्ट मिला वो मिला 5% के हिसाब से। फर्स्ट जो उसने पैसे लगाए थे उसको 5% इंटरेस्ट के हिसाब से इसको अमाउंट मिले। सेकंड में क्या मिला, देखो सेकंड में उसको मिल गया 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। अब आप देख लो कि अपने 30,000 के दो भाग में डिवाइड करना हो, 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, तो सिंपल सा फंडा है कि एक को एक्स ले लो और एक को क्या ले लेंगे, 30,000 माइनस एक्स ले लेते हैं। सिंपल सा एक मेथड होता है कि 30,000 दो भागों में बांटो, पता ही नहीं हमें कितने हैं, लेफ्ट कर लेना कि जो फर्स्ट पार्ट अपने पास कितना बनेगा जी, वो फर्स्ट पार्ट जो इन्वेस्टमेंट करी वो अपने पास एक्स रुपीस आ गई, ठीक है, और सेकंड में करी वो बन गई अपने पास 30,000 माइनस एक्स बन गई। देखो यहाँ तो कोई मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं आएगा, ये तो अब बच्चा भी कर लेते थोड़े पर, ठीक है जी। अब इसको लिखना क्या होता है, इसको लिखना बने रो में लिखना होता है हमेशा ही, जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, उसको हमेशा रो में लिखना होता है। इसका पे क्या लिख दो एक्स और यहाँ पे क्या लिख दो 30,000 माइनस एक्स। देखो यहाँ से ना समझ लगे वहीं से पूछ लेना, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनाती है। अब मैंने कहा था कि इंटरेस्ट आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, कॉस्ट आ जाए, रेवेन्यू आ जाए, वो हमेशा किसमें आता है, कॉलम मैट्रिक्स में आता है। देखो यहाँ पे कितना बनेगा, उसको कॉलम मैट्रिक्स में कितना है, पहले में 5%, उसका अपॉन 100 कर दो ना,
तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे 7% कर लेंगे, ये बन गया। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है। टीसीआर को दो टाइप के बॉन्ड में लगाया आपने, एक मान लो उसको एक्स में है बॉन्ड में, तो सेकंड हमारे पास जो आया वो टीसीआर माइनस एक्स आया। पहले बॉन्ड से जिसको इंटरेस्ट मिला वो 5% पे और सेकंड में 7% ये हो गया। ठीक है, अब देखो बुक में क्या दे रखा है आपके पास, तो मैं रीड कर देखो अब सेकंड में देखो स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट कहती है इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन टोटल इंटरेस्ट 1800। पहले फर्स्ट में इसको मान लो 1800 होता है, तो उसने कितना इंटरेस्ट करा होगा ए और बी के अंदर। यदि पहले इसको पहले टाइप के, ठीक है ना, ये जो ट्रस्ट है ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट 1800 इसको इंटरेस्ट मिल गया जी पहले साल का, तो कितने इसको इंटरेस्ट में करे होंगे ए और बी में निकालना आपने। तो सिंपल नजर आ रहा आपको कि इसका मतलब है कि इन दोनों से जो प्रॉफिट हुआ ना वो कितना हुआ 1800 का प्रॉफिट हुआ, ये है। अब सिंपल सा लग रहा है कि इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, इसकी रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 2, इसकी रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं इसके 1 है। मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सर हाँ जी, वो फर्स्ट में से मिला था वो सेकंड में भी अच्छा अच्छा पूरी स्टेट बताऊं इसमें क्या था 1800 है ना, ये टोटल है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, कितना यानी टोटल एनुअल है इसलिए दिया, एक ने दिया दोनों में मिला ये। ठीक है, स्टेटमेंट काफी लंबी थी लिखी थी। ठीक है, समझ आ गया ना। अब इसको देखो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 से, इसको 7 से इक्वल कर देंगे 1800 से, बड़ा आंसर आ जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 18। ये आ गया अपने को सॉल्व करके। अब पता लगे रहा आपको बेस 100 लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये खत्म हो गया अपना 5x 7x इज इक्वल टू 18। अब हम 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, नीचे जो 2 जीरो थी ना उसको वहां ले गए। ठीक है जी, अब ये माइनस हो गया, उसको वहां शिफ्ट कर लेते हैं, ये कितना रह गया -2x रह गया। ठीक है, अब उसको वहां ले जाते इस अमाउंट को। ठीक है जी, कितनी वैल्यू बनी इसको इससे मल्टीप्लाई करा ना, इसको इससे करा। ठीक है जी, हाँ जी कितना आएगा जी अपने पास, ये प्लस के बाद जाके माइनस होगी 18 में से 3 माइनस कर दो सर 1,59,000 नहीं, ये देखो ना किसको 21,000 कह रहा है ना उसमें, ये देखो वहां चला जाएगा माइनस हो जाएगा। ये कितना है ये देखो 2 जीरो पहले थी 3,000 और 2 जीरो बाद में फिर आ गई, अच्छा ऐसे करा ना मैंने नीचे को माइनस नहीं मुझे वो 1,80,000 है पहले, वो 21,000 है, माइनस 3,000 2,10,000 है। 2,10,000 ठीक है, अब कितना आंसर बना जी 30,000 बना माइनस 30,000 23 है 30 है। ओहो, 30,000 होगा भाई। देखो भैया करके दो नहीं समझ लगेगी, ये देखो 30,000 ठीक है, आंटी कितना बना माइनस का बनेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया जी 15,000 रह गया। मतलब एक तो आधा आधा ही होगा दोस्तों, है ना, एक का यदि 15,000 है दूसरा भी 15,000 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट का और ये सेकंड का भी अपने पास कितना बन गया 15,000। इसके ना 2 सम है, एक सम में टोटल इंटरेस्ट दे रखा है 1800। ठीक है, अब एक सम आपने करना है, वहां पे जो इंटरेस्ट दे रखा है 2,000 दे रखा है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट है 2,000 रुपया। हाँ जी करके दिखाना है कितना बनेगा, बाकी सब सेम है, सारा कुछ सेम ही है, सिर्फ ना पार्ट बना दिया पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी यही बॉन्ड है 30,000 है, इसको 2 भाग में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में तो 5% इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड पार्ट से मिलेगा 7%। ठीक है, बस टोटल इंटरेस्ट पर 1800 था, अब वो 2,000 हो गया, 200 बढ़ गया। थोड़ा समझ नहीं आएगा तो जल्दी आ जाते आप।
ठीक है, कोई मंडे को जल्दी आ जाए। 12 मिनट पहले या 12 मिनट तक तो आया या लंच टाइम पे आया। स्कूल के बाद आ जाएंगे। हाँ हाँ कोई छुट्टी नहीं होगी स्कूल की। आज तो बोल दिया है 3 दिन। हाँ जी सोनी, देखो कोई डाउट इसमें से करो जरा क्वेश्चन को। नो सर। देखो यार सेम सम करना अपने 1800 की जगह रिप्लेस कर देना 2000 को बस। करना बाकी कुछ करना है। क्योंकि इसमें सबसे बच्चे कहते हैं आसान चैप्टर है लेकिन इसकी केस स्टडी मुश्किल है। पहले ध्यान दो उसमें जो केस स्टडी के क्वेश्चन जरूर आना है और आना भी 4 नंबर का है। ठीक है, ये नहीं आया तो 5 नंबर में सम आ सकता है और 5 नंबर में सम आएगा तो वो भी करा दूंगा मैं भी। करा ग्रो करते हैं हो गया सम आपका कितना? वेरी गुड। एक 5000 आ जाएगा, दूसरा 25,000। 25,000 नहीं 15 कैसे? नहीं वो अच्छा ठीक है ठीक है 15 कैसे? 5000 आया, दूसरा 25,000 आएगा। अच्छा ठीक है, तो एक अपने पास बनेगा यहाँ से, ये सॉल्व करोगे आप 5000। ठीक है, दूसरा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्राई कर लेना दोबारा। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन एक और आया, केस स्टडी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना जी। एक बुक शॉप पर उसने कहा, उसने क्या करा 10 डजन बुक्स ली, 10 डजन बुक्स ली केमिस्ट्री की। ठीक है, दुकानदार ने क्या अपने 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स की बुक, 8 डजन बुक्स ली ने फिजिक्स। ठीक है जी, फिजिक्स की बुक ले ली 8 डजन और 10 डजन ले ली इसने इकोनॉमिक्स की बुक ले ली। तो कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं कोई भी, चलो इकोनॉमिक्स की बुक ले ली। ठीक है जी, हाँ मैथ है ना। ठीक है, ये स्टेटमेंट 10 डजन बुक ली इसने केमिस्ट्री की, 8 डजन फिजिक्स की और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक ले ली इसने। और प्राइस क्या दे रखा है जी? जो सेलिंग प्राइस है ना, जो केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस है ना, वो गिवन है। कितने रुपीस है? 80 रुपीस। और जो सेलिंग प्राइस है एक बुक का, हाँ एक बुक का, क्योंकि मैं आपको बने भी आपने बहुत ज्यादा पुराना ना, ये तो जब 40-50 साल पुराना मैं तो है ही ये। ठीक है, और इसमें जितने इतने सस्ते किताबें मिला करती थी। ठीक है, 40 रुपए और इकोनॉमी से लिख लेते हैं जी 60 रुपए लिखी है। अब आप टोटल बताना बिल कितना बनेगा जी? मैट्रिक्स मेथड देखो ना, मल्टीप्लाई करके तो बता ही देगा बंदा। हाँ मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन मैट्रिक्स मेथड सर स्पेशल कह दिया यहाँ पे, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपने सॉल्व करना है, फाइंड टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, भी मैडम मार्क्स को बोली में बता ये लो। देती चलो जी, पता लगी स्टेटमेंट। अब कर देखते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाओ कि कोई भी आपके पास बस मैं रेकमेंड जरा बोलना है 12 डजन है ना, पहले इसको क्या कर लो उसमें बदल लो जी। 120 बन गया, 120। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं पास को 120, 96 और 120। ठीक है, कभी भी सैलरी प्राइस को लिखना हो, कॉस्ट प्राइस को लिखना हो, रेवेन्यू को हमेशा कॉलम में लिखना है। 80 और 60। ठीक है, ये टोटल प्राइस आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई करते
मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 120 80 प्लस 96 और 40 प्लस 110 इंटू 60। हाँ जी, सारा टोटल करके बता दो, एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा। इसका आंसर भी देखो बताया था आपको, देखो इसकी 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे आता है? प्रोडक्ट आता है पहले की रो देते हैं, दूसरे का कॉलम देते हैं, तो जो आंसर आता है वो 1 बाय 1 का आएगा। 1 बाय 1 का तो आ रहा है, दो मैट्रिक्स है, दोनों का जो आंसर आता है प्रोडक्ट आता है वो पहले की रो होती है, दूसरे का कॉलम होता है। 3840। हाँ जी, कितना आंसर आया? ठीक है सर, हो गया। हाँ जी, कितना बना दिया सर 9600, 3840 और 7200। सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, सारे प्लस में कर रहे हैं ना? प्लस कर देना। प्लस करके बता। प्लस भी लगाएंगे, और क्या, कोई चक्कर नहीं। चलो कोई बात बीस हजार 640। हाँ, 20,040। देखो कितना आंसर आएगा टोटल करके। बीस हजार 640। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक मैट्रिक्स पता करना है, देखो यार फाइंड एक्स मैट्रिक्स, कैसा दे रखा है? एक्स मैट्रिक्स है, पता नहीं क्या रो कॉलम है, बस अननोन है वो, और ये मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है इसका -7 -8 और -9, और ये कितना दे रखा है 2 4 और 6। तो हमने एक्स मैट्रिक्स पता करना है, तो ये सब काफी आया था, तो एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी एक्स आगे रह जाता है, कभी इसके पीछे, कभी यहाँ पे एक्स निकालना होता है। सबसे पहले इसका तो ऑर्डर पता ही नहीं हमारे को, सबसे पहले इसका ऑर्डर पता लग जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर नहीं पता अपने को, लेट कर लेते हैं, इसका ऑर्डर आर है, कॉलम सी, लेट करते हैं, इसका पता अपने को, ठीक है ना। 2 रो है 3 कॉलम, इसका पता लग गया कितना है, 2 रो 3 कॉलम, इतना पता लग गया। कॉलम तो उसके भी 2 हो जाएंगे। हाँ जी, देखो मल्टी जब भी होती है दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब कॉलम तो उसके 2 हो गए। अब मैंने अभी कराया था कि जब 2 का प्रोडक्ट, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि देखो ना इन दोनों में क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट आता है ना वो पहले की रो आ रही होती है, दूसरे कॉलम आ रही है, आंसर जो आता है। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करें ना, ए मल्टीप्लाई बी करें तो आंसर ए बी आता है, तो ये पहले की रो होती है, दूसरे का कॉलम होता है। तो देखो रो कितना बन गई इसकी, जो इसकी रो होगी, जो इसकी रो है वो इसकी रो है, तो क्या बन गया 2, इसका मतलब 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बन गया, अपना स्केल मैट्रिक्स बन गया, और उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके सॉल्व कर देना, ठीक है जी। देखो लेफ्ट कर लेते हैं ए बी सी डी, ये अपने पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी जगह हम ये लगा देंगे, एक्स मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व अपने पास। समझ आई ना क्वेश्चन की? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट गिना जाता है, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स कौन सा होगा, रो है कि कॉलम है, कॉलम रो है, ऐसे बस ऐसे करना। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों, इसकी कॉलम इसका रो इक्वल है, जो आंसर आता है पहले की रो दूसरे का कॉलम, पहले का फिर हो दूसरे का पैर हो गया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते टाइप का। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एक हो रहा है उन्होंने, इसने ये पीछे लगा दिया, तो ध्यान से देखना जरा, सोच के जवाब देना है इसका भी। 2 -1 1 0 -3 और 4 है, ठीक है। यहाँ पे x लगा दिए इसने, यहाँ पे -1 1 और 9, ठीक है, -8 -2 और -22 है, ये लो जी। अब x पीछे लगा हुआ है, देखो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर हमारे को पता ही नहीं है, इसका रो और कॉलम बना देते हैं।
आर और सी है इसका, ठीक है। इसका पता अपने पास 3 रो है 2 कॉलम है, इसका कितना है 3 रो है 2 कॉलम है, तो अपने आपका आंसर मिल गया। जब मल्टीप्लाई करते हैं ये इसके इक्वल आ गया, इसका रो तो 2 आ गई, ठीक है। कॉलम कितना आ गया जी 3 आ गया, क्योंकि इसके रो इसके बराबर होगी। इसका देखो, इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा देखो जरा, इसका ये रो है यहाँ पे, इसका क्या आता है कॉलम आता है यहाँ पे, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो कॉलम कितना बन गया 2, तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। पता लग रहा है ना? यस सर। अब तो सॉल्व करना, चलो सॉल्व भी करके दिखा दो, थोड़ा सा पता लग जाएगा आपको। करना जरा सॉल्व, इसमें सभी पता कर दो जरा, ABCD थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, घर पे आप जाके पढ़ते नहीं, इतना ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ये हैगा थोड़ा टाइम हैगा। चलो करके देखो जरा उसको, काफी बिजी शेड्यूल होता है। हाँ आपका भी बड़ा बिजी शेड्यूल है, पानी में रहता है तो वही रहता है, बाकी तो बात नहीं, 3 घंटे की होती है। देखो ना मछली या पानी में रहता है सर, जल पर आए। कितना अच्छा। चलो करो जरा यार क्योंकि पहले सोचा मैं कि मल्टीप्लाई करते थोड़ा सीख लो, क्योंकि फॉर्मूला सीख के जाओगे तो वहां उलझ जाओगे। मल्टीप्लाई करना डिवाइड तो 2-3-4 सम 2 या 4 सम हर टाइप के प्रैक्टिस करी होगी ना आपने, तो हो जाएंगे जी वहां पे जाके। सर कितने चैप्टर है इस बार? इसमें चैप्टर अपने पास मेन जाएगी 6 वहां पे और 5 वहां पे, 11 चैप्टर है टोटल बस। और सिलेबस कब तक हो जाएगा पूरा? सिलेबस अक्टूबर तक करना, अक्टूबर तक करना है। अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करके फिर अपन शुरू करेंगे। एक तो रिवीजन भी हो जाएगी साथ में, और साथ में जेई की रिवीजन हो जाएगी। वैसे साथ तक कराऊंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ा पहले एनसीईआरटी पे फोकस कर लें। सिलेबस तो पहले का कटा हुआ 2021 में कटेगा, कितना है 30% रिड्यूस हो गया, 30%। हाँ जी साल भी, हाँ जी करना जरा, कितना आंसर आएगा इसका सॉल्व करना है। सामने इसका आंसर ABCD पता करो कितना आता है जरा, करो जरा, देखो एक सम तो करो ना। 2A - C, ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम 2B - D, दूसरी रो पहला कॉलम A आ गया, वो 0 ही हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम B रह गया यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं तीसरी रो पहला कॉलम -3A + 4C, नेक्स्ट -3C + 4D इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के इक्वल है 1 - 2 9 - 22 ये। अब देखो डायरेक्टली आंसर आ गया, ए भी तो डायरेक्टली मिल गया आपको, ठीक है ना, ए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया और बी भी मिल गया अपने को, ए भी तो वैसे ही मिल गया। अब A - C से C मिल जाएगा, वहां से D मिल जाएगा, सॉरी ठीक है। तो जो सम आते हैं ना सीबीएसई में इतना ज्यादा नहीं होता कि सभी फाइंड करते रहो, उसमें 2 पहले ही अननोन, 4 अननोन थे, 2 पहले ही पता अपने को। A की वैल्यू 1, D की वैल्यू -2 आ गई। अब कंपेयर करके निकाल दो C और D। वेरी गुड, C की वैल्यू C और D की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। 2A - C की वैल्यू -1 दे रखी है, तो C आ गया कंपेयर करके, ठीक है, 4 आ गई, कंपेयर कर देना है, ये वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो ऐसे करना कंपेयर करके, ठीक है। जब समझ आ रही है ना क्वेश्चन की, चलो इसके बाद एक ना एमसीक्यू क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, काफी इंपॉर्टेंट है, वो करा देता हूँ, वो आया भी 10 बार। एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखते हैं पहले सर तो। जे भी हार्ड, इसके हार्ड होते हैं कुछ? हाँ जे में याद रखो कि 90% नहीं आएगा एनसीईआरटी, 10% एनसीईआरटी। समझ गया इसके वो ट्रिग्रो वाले आएंगे। सर। सिलेबस का क्या होगा जे का? सारा दिन तो बुक है, सारी एनसीईआरटी है +1 2 की और एक्स्ट्रा बोले 11 चैप्टर है इस बार, तो 11 चैप्टर में से ही आएगा ना। 11 +1 के +2 के तो हो गए, +1 नहीं, +1 के और +2 के मिलाकर आएगा।
14 सर 15 14 सी वाला गलत 14 है। 11 25 सी गलत आ रहा है, C1 आ रहा है। C1 आ रहा है। अगर A1 है तो ऊपर वाले के अंदर इक्वेशन के अंदर पड़ जाएगी तो गलत है। देख मुझे चेक कर ले दोबारा। हाँ जी, ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 1 आई। 1 आई, और 2a माइनस सी की वैल्यू कितनी थी? -1 थी। ठीक है, ये 2 × 1 आ गया, माइनस की वैल्यू यहाँ प्लस होगी और माइनस वैल्यू में जाके ये सी माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, 2a माइनस सी इक्वल टू -1। सर वो -2 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, सी था वो कि ए था वो? अच्छा, ए था। ठीक है, 2a माइनस है ये लो। ठीक है, मैं सी के पुट कर रहा था यहाँ पे, सी पुट करना है यहाँ पे, ये पुट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया? 2/2 1 आ गया। ठीक है सर ये तो मेरी अभी भी मिल जाता सी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यू। देखो क्वेश्चन है, एक्स की मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 × n का, y का ऑर्डर है जी 3 × k का। स्टेटमेंट काफी लेंथी है, इतना काम ज्यादा नहीं उसके लिए जितनी स्टेटमेंट की गई है। जेड है, जेड का 2 × t है, और डब्ल्यू का है मैट्रिक्स, उसके बाद आएगा n × 3। ठीक है, और लास्ट में p के जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है p × k। ये सारी स्टेटमेंट है, इतने सारे मैट्रिक्स हैं, 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स है। इसमें ट्रिक लग रही होगी सर पक्का? नहीं, ट्रिक नहीं है। नहीं है? नहीं, देखो आपने बताना है कि py प्लस wy का ऑर्डर क्या है जी। इस मैट्रिक्स में बनेगा, इसका ऑर्डर कितना है ये पता करना है, इसका ऑर्डर पता करना। py प्लस wy का ऑर्डर क्या है? अब सबसे पहले देख लो कि जब अपने प्लस करना हो या माइनस करना हो, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों पता ही अपने को। सबसे पहले पी को देखो जी आप, पी का ऑर्डर क्या दे रखा है? p × k। ठीक है, नेक्स्ट, और y का देखो 3 × k 3 × k। ठीक है जी, अब देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो k की वैल्यू क्या मिल गई अपने पास? 3 मिल गई। ठीक है, k 3 आ गया। अच्छा जी, इधर चलते हैं, w इसमें क्या है अपने पास? 2 × n, और y की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 3 × k। ठीक है, यानी कि तो वैल्यू के 3 वैल्यू कितने करते हैं? हाँ जी, अब देखो इसमें क्या होता है, n की वैल्यू क्या बन गई अपने पास? 3 मिल गई। ठीक है, एक तो यहाँ पे पता लग गया, अब 2 ऑप्शन फॉर्म है कि k 3 होगा, n कितना होगा? 3 होगा। अब देखिए इसका ऑर्डर पूरा बताना आपने। अब ऑर्डर कैसे बताएं कि जो जो प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आता है वो कैसे आता है जी? प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आता है वो पहले की क्या होती है? रो होती है, ऐसा होता है ना, और अगले का क्या होता है? कॉलम होता है, यही होता है। लेकिन उसने पहले क्या दिया? k तो 3 है तो उसको कर दो 3 × 3। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा पहले की रो, दूसरे का कॉलम आएगा। यहाँ तो nth का कोई काम ही नहीं हो रहा। अब देखो जब भी प्लस करते हैं या माइनस, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ से p किसकी इक्वल हो गया? 2k, और k 3k। यहाँ तो काफी लेंथी सम करा हुआ है, x y z दे दिया, इसका पहले ऑर्डर निकालना है। ठीक है, वहां से k और n की वैल्यू निकालनी थी, ये तो आपने निकाल ली, उसके बाद का ऑर्डर निकालना तो ऐसे निकाल देना। ठीक है, 2 सम है, दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने, 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में अपने k और n निकालना था, उसको निकाल ही दिया, अगले पार्ट में उसका ऑर्डर बताना था। हाँ, p2 और 3 हो जाएगा सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामने कोई डाउट इसमें? समझ आ रही क्वेश्चन की? इसमें देख लो जरा। यस सर। अब इसके बाद ये नवी चीज आती है, एक आता है अपने पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज यार, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं, किसी मैट्रिक्स के ऊपर यदि टी लिखा हो ना और ए के ऊपर डैश लिखा हो ना, इसको बोलेंगे उसका ट्रांसपोज है।
किसी मैट्रिक्स के ऊपर 8 की पावर t लिख दिया या डैश लिख दिया। इंग्लिश से टेस्ट है हाँ जी नेट अपने पास देखिए थोड़े क्वेश्चन रह गए मैं भी कराऊंगा अभी है ताकि बीच में बोर ना हो जाए ना, थोड़ा सा आसान मुश्किल कराता रहता हूँ। यस सर। हाँ जी अब देखो क्या होता क्या, देखो एक मैट्रिक्स है अपने पास, मान लो ये है 1 2 2 1 है, जैसे कोई ये मैट्रिक्स है ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेके देखो क्या बने। ट्रांसपोज होता है कि आपने करना क्या होता है, जैसे ये मैट्रिक्स है इसका ये रो आई है और ये तो क्या है आई क्या है इसकी रो ठीक है, और ये क्या है इसका कॉलम है। ट्रांसपोज का मीनिंग होता है आपने चेंज कर देना, रो को कॉलम कर देना, कॉलम को रो कर देना और सेम मैट्रिक्स बनता हो तो वो होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स देखो इधर, इसकी रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और देखो मैट्रिक्स सेम बन रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। सर ये बोलो जब दोनों सेम होंगे रो और कॉलम, नहीं नहीं हाँ ऐसा भी हो सकता है। नहीं ऐसे नहीं, वो ये तो सिंपल एग्जांपल है ना जिसमें सेम आ गया गलती से। कॉलम बना देंगे, कॉलम को हाँ बस ये होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम चेंज करना हुआ, चेंज करना अपने इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ चेंज करना है। इक्वल को बताता हूँ मैं अभी, यहाँ लिख लो ये आप चेंज रो इनटू कॉलम, ये आपने रो कॉलम को चेंज कर देना वो मैट्रिक्स होता है बस। ये देखो हाँ जी ये बताओगे मैट्रिक्स 1 2 3 है, इसका ट्रांसफर लेके बताओ जी, सेम नहीं पूछा आपने, मैंने पूछा चेंज करना है तो बताओ जी 1 2 3, तो किसकी 3 रो थी एक कॉलम था, उल्टा करने पे एक रो 3 कॉलम होगी, तो ये अपने पास क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये तो सिंपल इस मैट्रिक्स दिया था मैंने, एक मैट्रिक्स वो ले लेते देखो यार 1 2 3 4 5 6 है, इसका ट्रांसपोज लेना आपने। ये देखो रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, उल्टा कर दो उसको, अब 2 मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आपने चेंज कर देना ये बात, किसको कर देना रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, बात सेम आए ना आए ये नहीं देखना आपने, वो अगला प्रोसेस है सिमेट्रिक सिमेट्रिक का, वो क्या होगा। तो पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज सिंपल ट्रांसपोज चेंज रो इनटू कॉलम, ये आपने रो को कॉलम में बदल देना, ये ट्रांसपोज होता है बस ठीक है। इसकी भी आगे दो कंडीशन है, वो कैसे होती है देखो जरा, इसकी दो कंडीशन कौन सी है देखो जरा, जैसे कोई मैट्रिक्स है जी, अब उसको करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि ट्रांसपोज लिया और वो सेम मैट्रिक्स के द्वारा वही आ गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वो सेम मैट्रिक्स बनते वो होता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स था आई और जे था ठीक है ना, इसका मैंने क्या लिया ट्रांसपोज लिया, तो जैसे मैंने ट्रांसपोज लिया जे को आई कर दिया, आई को जे कर दिया, वो तो सेम ही हो गया, ये कन्वर्जेंट सिमेट्रिक है ठीक है। इसको कैसे बनाना देखो यार, फॉर एग्जांपल जैसा कि कराया था मैंने 1 0 0 1, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, देखो ट्रांसपोज दे दो उसका, कोई फर्क पड़ेगा एलिमेंट सेम ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 बाय 3 में दिक्कत आएगी देखो। अब एक और मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 ठीक है, 2 0 9 1 9 ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पे 3, ये लो ये मैट्रिक्स है कोई, मैं लेफ्ट कर दिया कोई अपन से मैट्रिक्स लेफ्ट कर दिया, ये मैट्रिक्स अपने पास है। अब का ट्रांसपोज लेके देखते हैं आप, देखें ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम बदल दो जी बस 1 2 3 ठीक है, 2 0 9 और क्या इतना बन गया 3 9 1, देखो सेम ही मैट्रिक्स आ गया कि बदला कोई एलिमेंट इधर उधर हुआ, इसी के अंदर कोई एलिमेंट इधर उधर गया कि सेम ही था, वही सारे सेम ही है ना, कोई इधर उधर नहीं चला गया कहीं, जब इधर भी चला ना देखो ना ध्यान देखो इधर ही है ना, बस इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। लेकिन आप बनाओगे कैसे पेपर में, अब सिर्फ तो कोई पेपर में बनाना पूछे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना जी, तो मेरे को तो याद था मैंने बना दिया, लेकिन आप कैसे बनाओगे देखो उसकी ट्रिक देखो यार।
तो ट्रिक है ये, उसमें पेपर नहीं लगानी है आपने, उसकी ट्रिक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट के ऑपोजिट एलिमेंट सेम से होने चाहिए बस। ये देखो ये इसके साथ मैच कर रहा होगा, ये इसके साथ मैच कर रहा होगा, ये 9 इसके साथ मैच कर रहा होगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आ गई? समझ गया सर। ट्रिक क्या है कि डायगोनल एलिमेंट के आमने सामने एलिमेंट सेम होने चाहिए। और एक और याद कर लो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू के अंदर ये किसके साथ होएगा, सिमेट्री के साथ। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसके साथ रिलेटेड है, स्क्वायर की रेक्टेंगुलर स्क्वायर के साथ। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ आएगा, रेक्टेंगुलर कोई इसमें है नहीं, यूज नहीं है। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो बनता ही नहीं है, हम कैसे बनाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 है, इसका ट्रांसपोज लेते क्या होगा, ये तो कुछ शेप ही बदल जाएगी इसकी। तो ऐसा कभी नहीं करना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ट्रिक क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऑपोजिट एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, वो होंगे। अब देखो इसके साथ का क्वेश्चन आया था 2025 में सीबीएसई में, वो कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन था 1 6x 8x 12x 5 4 4y 2x और 6, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आपने पता करना था, ये ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गिवन है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। तो आपने पता करना है कि 2x प्लस y की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो ये मेरा सेट है 1 या 2 में था, 2025 सीबीएसई का पेपर था +2 का, उसमें था। तो साथ में मैं गाइड करा दूंगा, करोगे, ट्रिक सिखाई ना मैंने, उससे होएगा। कैसे ट्रिक थी, हाँ अरे मैं आज भूल गया, दोबारा सिखाऊं कि सिमेट्री के अंदर क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के ऑपोजिट एलिमेंट क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो यहाँ से x और y निकल जाएगा सर डायगोनल मे बी वो सेम ही होगा, डायगोनल में कुछ भी ले सकते हैं। डायगोनल कोई भी हो, ठीक, इसमें कोई कंडीशन वो वाले उधर से ले लेंगे सर, 6x अच्छा समझ गया। इक्वल टू कर देना, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा आपको, नहीं समझ लगा अभी, लग गया हाँ, मिल गया सर। x की वैल्यू नहीं 2 समझ एंड y की आया सर, वैल्यू आ गया ना, लक्ष्य क्लियर है। तो कभी भी कैसे सम आ जाए, जैसे 25 में सम था उधर तो ऐसे ही पूछा सिंपल, उसने पूछा ये रहा 2x प्लस y की, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ देखो x कितनी आ गई, 16 आ गई, 8 आ गया, और ये नहीं, अच्छा y की वैल्यू 4 आई है, अच्छा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू अपने कर दी 4, और इसका आंसर निकालना था 2 × x + 4, तो 8 आंसर आ गया। तो ये था, ये सिमेट्री मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके ओरिजिनल एलिमेंट सेम होंगे, तो वहां से कर रहा था, ठीक है। लेकिन एक और ना, ये ना क्वेश्चन एमसीक्यू में था, तो हमने ट्रिक लगा दी, लेकिन हर ट्रिक नहीं लगती। तो वहां पे क्या करना है, जब वो सब्जेक्टिव में आ जाए, इसका ट्रांसफर निकालना पहले आपने, इसका ट्रांसफर निकाल दो जरा, क्या बनेगा देखो, 1 6x 8x 12 4 4y 2x और 6। अब इसको इक्वल कर देना, उसके इसके इक्वल कर देना आपने, ठीक है, या 1 12 और 4y, और यहाँ कितना था 6x 5 2x 8x 4, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो और वहां से आपका आंसर आ जाएगा x y। ऐसे भी कर सकते हो आप, तो ये सेकंड मेथड है करने का, ठीक है। ये सेकंड मेथड है कि इसका ट्रांसफर लो और दोनों को इक्वल कर दो। ये देखिए, देखो 12 है, तो यहाँ से सीधा आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो दोनों सेम चीज तो है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। जहाँ तक हम सिमेट्री मैट्रिक्स तक, तो आप सिमेट्री मैट्रिक्स करते ज्यादा नहीं आगे हैं, फिर आगे करो बता, ठीक है। तो एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो पूछ लो सानवी। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, करके आना फिर नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ला ला बना क्या